नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई बच्चा सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता है और कंफ्यूज्ड है कि सिलेबस कैसे समझना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, देन दिस वीडियो शुड बी ए प्राइम वॉच। इस सेशन को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, जहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर रिसोर्सेज और फिर स्ट्रैटेजी उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। जहां तक बात आती है सिलेबस की, तो 2 बातें क्लियरली समझ लेनी चाहिए जब भी आप यूपीएससी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। दैट सिलेबस को बाई हार्ट पता होना चाहिए। द ओनली थिंग विच यू कैन एंड अप मगिंग अप इन सिविल सर्विसेज इज योर सिलेबस। सेकेंडली, सिलेबस का अरेंजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, और हर एक चैप्टर के अंदर एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है। वो चैप्टर आपको कुछ एक कोर इश्यू समझाना चाहता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट कोर, आपके जो क्वेश्चंस के अंदर डिमांड होती है, वो डिमांड को डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सोशियोलॉजी का सिलेबस देखें, तो सोशियोलॉजी के अंदर सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे ये है पहले 4 चैप्टर और उसके बाद है 5 से लेके 10 चैप्टर। जहां तक हम बात करते हैं पहले 4 चैप्टर की, तो चैप्टर 1 के अंदर आप बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि 19वीं सदी में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सोशियोलॉजी को एक नया एक समाज को एक नया डिसिप्लिन सोशियोलॉजी के रूप में बनाने के लिए। देयर वर ऑलरेडी सो मेनी डिसिप्लिन स्टडिंग अबाउट सोसाइटी, व्हाई वी रिक्वायर्ड अनदर डिसिप्लिन। वो कंडीशंस पढ़ते हो, स्कोप पढ़ते हो, और सब सोशियोलॉजी की रिलेशनशिप सोशल साइंस से कैसे है, उस चीज का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो आप। जब आप बेसिकली ये चीज समझ लो कि व्हाट इज द रीजन फॉर सोशियोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डिसिप्लिन, आप आते हो चैप्टर 2 के अंदर, जहां पे आपको पढ़नी है थियरीज। यहां पे आप नेचर ऑफ सब्जेक्ट को जानते हो। चैप्टर 2 का नाम है सोशियोलॉजी एंड साइंस। इन दिस चैप्टर योर कोर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और वेदर इट इज अ सोशल साइंस। अब ये साइंस है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सी थियरीज के नजरिए से आप सोशियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिविज्म मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, लेकिन वैसे ही नॉन पॉजिटिविज्म जब आती है 1930 से, तो वो देखते हैं कि सोशियोलॉजी ज्यादा टिल्टेड है सोशल साइंस की तरफ। अब उसके नेचर ऑफ सब्जेक्ट में क्या साइंस है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर चलता है। ऑब्जेक्टिविटी का रोल क्या है, सब्जेक्टिविटी, फैक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर 2 इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद दिस। तो यहाँ पे आप पॉजिटिविज्म पढ़ते हो जो सोशियोलॉजी को साइंस मानता है, नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ते हो जो सोशियोलॉजी को सोशल साइंस की तरफ ज्यादा टिल्ट मानता है, और उसी से रिलेटेड फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी और इन सब के एस्पेक्ट्स पढ़ते हो। चैप्टर 3 के अंदर वंस आपको थियरीज पता चली, उसका कॉज ऑफ द बर्थ पता चला, थर्ड में आते हो मेथड। हर सब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होते हैं समाज को पढ़ने के लिए, उसके अंदर रिसर्च करने के लिए। वो थर्ड चैप्टर है जहां पे मेथड्स पढ़े जाते हैं। और जहां तक बात मेथड्स की आती है, तो आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी के अंदर जब हम मेथड्स की बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर 2 में थियरीज पढ़ी। हर थियरीज के अपने मेथडोलॉजीज होते हैं, साइंस के अपने हैं, पॉजिटिविज्म के अपने हैं, नॉन पॉजिटिविज्म के अपने हैं। हर मेथड के अंदर कुछ टेक्निक्स होती है। ये क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड 2 पढ़ते हो। इन मेथड्स के नीचे कुछ टेक्निक्स होती है जो वैरी करती है फ्रॉम मेथड टू मेथड। जैसे क्वांटिटेटिव मेथड वाले सेंसस मेथड यूज करते हैं, क्वेश्चनएयर यूज करते हैं, वही क्वालिटेटिव मेथड वाले कंटेंट एनालिसिस की तरफ एम्फसाइज करते हैं या ऑब्जर्वेशन की तरफ। और हर एक मेथड, एक रिसर्च के अंदर उसकी डिजाइन होती है, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैंपलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो चैप्टर 3 के अंदर आपने जो पढ़ा सोशियोलॉजी में, वो है सोशियोलॉजी में कितने प्रकार के मेथड्स यूज होते हैं, किस किस मेथड्स के क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कौन से टॉपिक के लिए कौन सा मेथड शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे ही आपने मेथड्स पढ़ लिए, थियरी समझ ली, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओवरऑल डिसिप्लिन ऑफ द सोशियोलॉजी समझ लिया, चैप्टर 4 के अंदर आते हो थिंकर्स, जहां पे 6 प्राइमरी थिंकर्स दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टालकट पर्सन, आर के मर्टन एंड जीएच मीड। हर किसी बंदे ने कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई अप्रोच यूज किया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। अब सवाल आता है कि इन लोगों ने पढ़ा क्या। इन लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी जो एप्लीकेशन 5th चैप्टर से स्टार्ट होती है। चैप्टर 5 स्ट्रैटिफिकेशन, जहां पे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाले एस्पेक्ट पढ़ते हो, दैट मीन्स सोशल सिस्टम पढ़ रहे हो समाज का, हर एक पहलू, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के, एक्सक्लूशंस के,
एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की, जो आप जीएस में भी यूज कर सकते हो और बियॉन्ड जीएस ऐसे में भी यूज करते हो। उससे आगे पढ़ते हो तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम पे मेजर फोकस है, किस तरीके से हर समाज में काम करने के तरीके अलग होते हैं, काम की परिभाषा अलग होती है, कहीं पे डोमेस्टिक हाउस वर्क को पे किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता है। ऐसे कितने करंट डिमेंशंस हैं जो हर चैप्टर्स में जुड़े हुए रहेंगे। चैप्टर 7 में पावर एंड पॉलिटिक्स, पावर और पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है किसी समाज का, उसको पढ़ते हो। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एक्सेट्रा, तो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हो। उससे आगे जाएंगे तो रिलीजन और फैमिली, जहाँ पे रिलीजियस और फैमिली बोथ आर पार्ट ऑफ कल्चरल सिस्टम्स, कितने टाइप की रिलीजन्स है, एनिमिज्म क्या है, नेचरिज्म क्या है, सेक्ट, कल्ट, चर्च एक्सेट्रा। और फैमिली के अंदर फैमिली, मैरिज, किनशिप, इनकी रिलेशनशिप्स, इनके टर्मिनोलॉजीज, इनके अंदर बदलाव, मॉडर्न फैमिली से ट्रेडिशनल फैमिलीज कैसे कंपेयर की जाती है, ये सारे समाज के फीचर्स है जो आपको टेक्निकली 4 सिस्टम्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। लास्ट चैप्टर जो है सोशल चेंज, वो समाज के ओवरऑल पैटर्न के अंदर चेंज क्या है। जब सोशल चेंज पढ़ते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, पिछले सारे चैप्टर में आपने कोई ना कोई सोशल चेंज पढ़ी होगी, लेकिन होलिस्टिकली वो चेंज उस पर्टिकुलर सब सिस्टम की होगी। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या एजेंट्स है, क्या तरीके हैं समाज में बदलाव लाने के, लॉ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजीज एक्सेट्रा, और किस तरीके से वो ओवरऑल सोसाइटीज में बदलाव आए। तो चैप्टर 10 इज टेक्निकली ए समरी ऑफ एंटायर चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज द चैप्टर 4 विथ रेस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज। इस तरीके से अगर आप सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और उसके सिलेबस के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव समझ लेते हो तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली किसी चैप्टर से रिलेट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। तो LGBTQ आप फैमिली से कनेक्ट कर सकते हो। आप डोमेस्टिक वर्क के लिए पैसा देना चाहिए कि नहीं वुमेन्स को, वो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एस्पेक्ट है वो आप किनशिप और रिलीजन दोनों से कनेक्ट कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग द करंट अफेयर्स इट becomes much more easier to develop a sociological perspective, but for that such a brilliant understanding of syllabus needs to be made. इसी तरीके से हम चैप्टर पेपर 2 में सोशियोलॉजी के जाते हैं तो पेपर 2 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। चैप्टर 1 जो इंडिया के अंदर कितने पर्सपेक्टिव्स रहे इंडियन सोशियोलॉजी में, देखो हर चीज को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी ने इंडोलॉजी से पढ़ा, किसी ने स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट से पढ़ा, किसी ने मार्क्सिस्ट से पढ़ा। जैसे हर चीज को देखने के अलग नजरिए हैं, इंडिया को एज अ सब्जेक्ट मैटर ले तो 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स है जो इसमें पढ़ते हो, इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच रेस्पेक्टिवली GS गुरे, MN श्रीनिवास एंड AR देसाई। एक बार जब ओवरऑल तरीका समझ लिया उसके बाद में हर समाज के पास्ट को समझना भी जरूरी है, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को समझने के लिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए और प्रेजेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल रूल जब आया तो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस कैसे रहा, जो नेशनलिज्म रहा उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या वो क्लास मूवमेंट था या मास मूवमेंट था, और साथ ही साथ में सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट जो कॉलोनियल टाइम में हुई। आपने एक बार पास्ट समझा और नजरिए समझ लिए, थियरी समझ ली, उनको अप्लाई करना है इंडिया के हर एक फीचर्स के ऊपर। और ये चैप्टर्स है जो डिवाइड किए हुए हैं, ट्राइब, कास्ट, ये 4 चैप्टर मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये 4 चैप्टर पेपर 1 में भी कॉमन है, इनको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना। पावर एंड पॉलिटिक्स, सोशल चेंज, रिलीजन, फैमिली एंड किनशिप। उसके बाद सोशल क्लासेस, एग्रीकल्चर में कितनी क्लास है, इंडस्ट्रीज में कितनी क्लास है, मिडिल क्लासेस कितनी प्रकार की है, क्या मिडिल क्लास है, क्या अपर क्लास है, उनका मीनिंग क्या है, सोशलॉजिकली देखी जाएगी हर चीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, रूरल एंड एग्रेरियन डेवलपमेंट, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया कितने प्रकार के हुए, पॉपुलेशन डायनामिक्स जहाँ पे सेक्स रेशियोज, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एजिंग जैसे एस्पेक्ट्स पढ़ते हो। और लास्ट आता है चैलेंजेस, कि अभी हमारे देश में क्या क्या चैलेंजेस है जो सामाजिक चैलेंजेस पड़ रहे हैं, जैसे वुमेन वायलेंस, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, पॉवर्टी, एक्सक्लूजन्स एक्सेट्रा, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। तो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग योर ऑप्शनल, एटलीस्ट फर्स्ट अरेंज द सिलेबस। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में सिलेबस आपसे डिस्कस किया, एक 2.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप सीरियसली सिलेबस को समझना चाहते हो, हर एक सब टॉपिक की डिमांड, तो इसी स्टडी IQ हमारे जो चैनल है उसके ऊपर
सिलेबस डिस्कशन ऑफ सोशियोलॉजी बाय करम योगी दिवाकर बोथरा। आपको हर एक चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या डिस्कस करना है। सिंस इन दिस सेशन देयर आर 3 थिंग्स टू बी कवर्ड, एटलीस्ट आई हैव गिवन यू अ बेसिक आइडिया कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड decode the syllabus. Once you are done with the decoding of syllabus, then the things becomes much more easier. You can identify the question, you can identify the demand and various other aspects which helps you in your writing and also your understanding. अब एक बार आपने सिलेबस को डिकोड कर लिया तो उसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। अब दो टाइप के एस्पिरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और दूसरे जो किसी ना किसी संस्था या कोचिंग से हेल्प ले रहे हैं या जुड़े हुए हैं चीज़ों को समझने के लिए। जहां तक बात कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स की है, उनको नोट्स मिलते हैं या डिक्टेशंस मिलता है या मटेरियल मिलता है। अब जब भी आप किसी भी संस्था से जुड़ो, चाहे whether you do study IQ के अंदर सोशियोलॉजी और anywhere else, first evaluate the efficacy of your notes. अब ये efficacy कैसे evaluate किया जाएगा? ये इसको इवैल्यूएट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्या ये नोट्स आपको दो चीजें करते हैं, इन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं किसी चीज की, दूसरा इसका कंटेंट क्या आप आंसर राइटिंग में इंकलकेट कर पा रहे हो। अगर ये दो चीज कर पा रहे हो, योर नोट्स आर फैबुलस। प्लीज गो अहेड एंड ओनली रेफर दोज नोट्स। यू डोंट हैव टू रन हियर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट in order to largely keep on adding materials, because the goal here is not to add material but to add understanding. लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शायद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से अप्रोच करें? मार्केट से नोट्स खरीद सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट येट अगर आप नोट्स के बियॉन्ड जाना चाहते हो तो देयर आर सम प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेस। अब सबसे पहले अगर पेपर 1 के सोर्सेस डिस्कस करें तो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर। पेपर 1 के अंदर तुम्हें 2 किताबें पढ़ लेनी अच्छे से। एक जॉर्ज रिट्जर, जहां पे सोशियोलॉजिकल थियरीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। रिमेंबर, बहुत सारी थियरीज और चैप्टर्स हैं जो शायद आपके डायरेक्टली सिलेबस में रेलिवेंट नहीं होते हैं, मेंशन्ड नहीं होते हैं, बट येट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको पेज टू पेज पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी जो कॉन्टेम्प्रेरी थियरीज है, व्हेन इट इज यूज्ड इन द आंसर्स इट विल गिव यू मार्क्स। अब बच्चा यहाँ पे शॉर्टकट का आदी हो चुका है कि यार जो सिलेबस में वो पढ़ रहा हूँ, हाँ आपकी चॉइस है, बट येट अगर थोड़े डिमेंशंस, क्योंकि आज क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे भी आ रहे हैं, पूरे सिलेबस में एक वर्ड नहीं मेंशन्ड है ग्लोबलाइजेशन का, बट येट दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन। अब वहीं पे अगर आपने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की थियरीज या पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट की थियरी लाइक उलरिच बेक एंड अदर्स पढ़ रखी होगी, बुडलियार्ड, तो शायद ग्लोबलाइजेशन पे आंसर कर पाओगे। है इस किताब के अंदर वेरी ब्यूटीफुल बुक टू डेवलप ए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन जहां तक बात है एप्लीकेशन की, स्ट्रैटिफिकेशन, पावर, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, इसके लिए किताब आती है हार्लोम्बस। हार्लोम्बस एंड हॉलबॉर्न एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की किताब होगी। नॉर्मली अब ब्लू कलर फेमस था इसका, लेकिन इसका लेटेस्ट एडिशन रिवाइज्ड एस्पेक्ट आया है कुछ, जो ग्रीन कलर का इसका कवर रखता है। काफी मोटी किताब है, लगभग 1300 पन्नों के आसपास की किताब है, जिसमें शायद बिब्लियोग्राफी 100-150 पेज है, तो मोटा मोटा 1100 पेजेस की किताब है। डीप स्टडीज है, बहुत सारी थिंकर्स है, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। इफ यू हैव टाइम, दिस बुक इज बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी। आपको पूरे की पूरे सोशियोलॉजी का थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशियोलॉजिकली सोचना कैसे, स्टडीज जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, ये दोनों चीजें मिल जाएगी। बट मान लो इन दोनों को पढ़ने के बाद भी आपका पेपर 2 रहता है, सर मैं ये अप्लाई कर सकता हूं पेपर 2 में, फिर भी आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पेपर 2 की किताबें पढ़नी पड़ती है। अब पेपर 2 जो है वो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग किताबें लिखी है। सोशल चेंज पे एंड्रे बेतले ने भी लिखी है, एम श्रीनिवास ने भी लिखी है, मिल्टन सिंगर की भी है, मेंडेलबम की भी है। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी सोर्स। 2 टॉपिक चैप्टर 2 में ही देख लो पेपर 2 के। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक किताब का नाम है, जो आपको सिर्फ एक 20 मार्क का क्वेश्चन के टॉपिक के लिए पढ़ना है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक किताब का नाम है, जो शायद अगेन फिर मैक्सिमम 20 मार्क के लिए पढ़ना है। आप ये 40 मार्क के लिए 1000 पन्ने के आसपास नहीं पढ़ सकते हो दोस्त। इट डजंट मेक एनी सेंस, इट इज illogical, in fact non-logical. So what to do? If you go individually, it would never end, because there are more than 10-15 books you might end up studying. सिर्फ रूरल अनटचेबिलिटी के ऊपर घनश्याम शाह ने किताब लिख रखी है, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक टॉपिक की किताब पढ़ लें। क्या किया जाए?
बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं। पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपको दोनों कवर करना है और बेस्ट कंटेंट से कवर करना है, बेस्ट मींस यूपीएससी से रिलेटेड बेस्ट, बीए इग्नो का मटेरियल, बीए इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी बीए वाला, इसका मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हो ई ज्ञान कोश या कोई और वेबसाइट से, और राजेंद्र नगर में किसी बुक स्टोर से कांटेक्ट करोगे गूगल करके तो वो प्रिंटेड मटेरियल भी शायद 800 900 1000 रुपए में भेज देंगे आपको। ये मटेरियल आपका पेपर 1 भी और पेपर 2 भी पूरा का पूरा 99% कवर करेगा। 1% इसलिए छोड़ रहा हूं जस्ट फॉर द जस्ट फॉर द स्टैटिस्टिकल एरर। इसमें हरलंबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिट्जर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गिडन्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एक मटेरियल बताओ जिसमें मेरा पेपर 1 और पेपर 2 बहुत फ्लुएंटली, जबरदस्त तरीके से, क्लैरिटी के साथ, एप्लीकेशन के साथ कवर हो जाए, दिस इज द मटेरियल यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट स्टडिंग। इनफैक्ट ये पूरी सोशियोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। और मजे की बात यह है, कई कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सिर्फ इग्नो से आंसर होते हैं। जैसे कुल वधु और कन्यादान पे क्वेश्चन पूछा गया, वो बीए इग्नो में मिल जाएगा आपको, लेकिन हरलंबस हॉलबॉर्न या किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस उसी किताब को पढ़ा है आपने। सो दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर स्टडिंग व्हाट वी से फॉर सोशियोलॉजी। अब एक और नितिन सांगवान की किताब है। अब देखिए, अगर आप सोशियोलॉजी को ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हो कोचिंग के सेल्फ से, तो नितिन सांगवान इज यूजफुल फॉर यू। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सोशियोलॉजी, देन नितिन सांगवान वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल कमिट इन योर प्रिपरेशन। वाई? करीबन 500-700 पेज पे उसने पूरी सोशियोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 कवर की है। 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर के अंदर शायद एक थिंकर कवर हो गया है, सॉरी पेजेस में। अब इतनी कम डेप्थ अगर आप पढ़ते हो तो 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें तो एक समरी दी हुई है। और दूसरी चीज, आप शायद इन डेप्थ नहीं जाके वो एस्पेक्ट्स मिस कर रहे हो जिसपे शायद यूपीएससी आज क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेबस से बाहर जाके। So my recommendation, Nitin Sangwan should be used as a source of revision before your mains. Or if you have completed your sociology fairly enough, then yes, Nitin Sangwan can be a gem for you. Or else it would end up being a germ for you. बीमार कर देगा इनफैक्ट आपको वो, बिकॉज आपका सुपरफिशियल नॉलेज डेवलप कराएगा सिंस यू हैव नॉट डेवलप द बेस। सो अगर मैं नितिन सांगवान पढ़ूं तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें। रीजन बीइंग, मुझे शायद बहुत कम पढ़ना पड़े उसमें, मुझको चीज़ें बैकग्राउंड में पता है। लेकिन अगर एक बच्चा जीरो से शुरुआत कर रहा है तो नितिन सांगवान वुड क्रिएट क्राइसिस। और शायद आपको फील गुड फैक्टर तो आएगा, मेरा सोशो हो गया, लेकिन आंसर जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू राइट। So be careful with this. Either you go with these 2 sources. अगर 2029 वाले बच्चे हैं, कोई देख रहा है, उनको इन दोनों बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और 27 के बाद में जब पीटी हो जाए तब इग्नो पढ़ना। ये इतना सॉलिड बेस डेवलप कर देंगे आपका कि शायद अगले साल जब इग्नो उठाओगे तो इट लुक लाइक अ केक वॉक, इट विल बिकम मच मोर इजियर। सो यस, द सोर्सेज इन सोशियोलॉजी शुड बी लिमिटेड just like it is for the other optionals as well. But there is one very good news, that is you can just end up studying IGNO and your entire sociological content would be done up. शायद कुछ नहीं छूटेगा, ज्यादा ही पढ़ा होगा, कम नहीं पढ़ा होगा। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा क्या करता है, जब भी कोई एक स्टेप लेता है सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है कंटेंट को। साहब मैं पहले किताबें कलेक्ट कर लूँ या कंटेंट कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। सही बात है, पहले आपने सारे रिसोर्सेज टेबल पे रखे। अब इस कंटेंट को आप विदाउट एनी प्लान पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। किताब खोली, पढ़ते चले गए। बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं एवरी डे शायद ये मिस्टेक कर रहे हैं। Whenever you are reading any particular thing, try to first get the technique of reading right. तो इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली, हाउ टू रीड, नॉट जस्ट व्हाट टू रीड। सेकंड, नोट्स किस तरीके से बनाए जाए। और थर्ड, एनालिसिस किस तरीके से की जाए ताकि जो पढ़ा है उस चीज को यूज करना भी आए।
तो स्ट्रैटेजी जहां तक आती है, सिर्फ किताबों को चूज करना स्ट्रैटेजी नहीं है, किताबें कम या ज्यादा करना स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी तब से स्टार्ट होती है जब आप किताबों के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर चुके हो। पहली चीज, कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखो, जब कोई भी किताब पढ़ो, चाहे इग्नो पढ़ो या कोई नोट्स पढ़ो, आपका सबसे पहला सिंपल तरीका होना चाहिए, फर्स्ट सी द सिलेबस ऑफ दैट चैप्टर। आपने सिलेबस समझा, उसके बाद पूरे अच्छे से उस पूरे चैप्टर को रीड किया, जिधर से भी पढ़ रहे हो, इग्नो, हरलम्बस, नोट्स, कोचिंग, वेयर एवर इट इज, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे विदाउट मार्किंग एनीथिंग। अब जब पढ़ रहे हो तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर यू वुड जस्ट रीड इट। पूरा कंटेंट आपने एक बार अच्छे से स्लोली एंड स्टडीली पढ़ लिया, एक बार ओवरऑल व्यू मिल गया आपको पूरे चैप्टर का। तो एक चैप्टर में 4 टॉपिक है, तो चारों एक बार नजरों के नीचे से निकाले। अब स्टार्ट होता है असली प्रोसेस। एक बार जब पूरे नजरों के नीचे से निकाला, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस पे, मतलब मे बी मान लो जितना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर, इट शुड बी प्रीटी फास्ट। एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू लेनी है पहले। सेकेंड रीडिंग जब आप कर रहे हो इस चीज की, तो ये रीडिंग एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए, एक्सट्रीम स्लो। एक तिब्बतियन प्रोवर्ब है जो बोलता है, इवन इफ यू आर इन हरी बी स्लो। ये स्लो रीडिंग इतनी स्लो होनी चाहिए कि मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में एटलीस्ट टेक 30 seconds and try to close your eyes and recollect that particular content which you read. इतना स्लो चलना है। इधर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, जब भी आप पढ़ोगे इधर से स्टार्ट मार्किंग थिंग्स। डोंट मार्क इट इन द फर्स्ट रीडिंग, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग के अंदर यू मिस मोर देन व्हाट यू गेन। वंस यू आर डन विद द सेकेंड रीडिंग, इस रीडिंग के बाद में आता है नोट्स मेकिंग। बट यहां पे प्लीज बी केयरफुल। सेकेंड रीडिंग खत्म जब हो जाती है, जिसमें अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और रिकॉल करने की कोशिश की जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इवन आफ्टर, जस्ट आफ्टर एवरी पैरा और आफ्टर पेज और आफ्टर टॉपिक। अब जब नोट्स बनाने की बात आती है, तो ये नोट्स सेकेंड रीडिंग खत्म होने के बाद आप जब थर्ड रीडिंग पे बैठते हो, ये रीडिंग नहीं होगी कि पूरा चीज पढ़ रहे हैं हम इधर। एक बार सेकेंड रीडिंग खत्म, आपकी पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चीजों की होगी और इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई। अब वापस वही चैप्टर उठाए और अब इसको कैसे पढ़ना है। फर्स्ट सी द PYQs, देन रीड एंड एंश्योर दैट जो टॉपिक है उसके 250 वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं मुझे। दैट्स इट। कॉपी पेस्ट नहीं हो जाना चाहिए वो सारी चीज यार। 250 वर्ड्स में नोट्स बनाओ, बट मेक श्योर इधर तक बनाने के लिए तुम्हें 2 रीडिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर लालच है तो पहली बात, ये लेक्चर देखिए, ये सेशन देखिए क्यों रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। आप चालू हो जाओ पढ़ना, भगवान भरोसे हो जाएगी चीजें। अगर इधर नोट्स बनाए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इतने लंबे नोट्स बन जाएंगे कि लिटरली नोट्स नहीं है, वो एक जेरोक्स मशीन है। ये खत्म करने के बाद जब थर्ड रीडिंग में जाओ, आप उसको ग्लैंस करके जब पढ़ रहे हो उसी में से, लेकिन पहले PYQ देखेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर हर टॉपिक के 250 वर्ड। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है तो 250 वर्ड, मोबिलिटी है तो 250 वर्ड, कास्ट है तो 250 वर्ड, या कुछ XYZ रिवाइवलिज्म है तो 250 वर्ड। ये नोट्स आपके काम आएंगे फ्रेमिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिकॉलिंग। तो जो नोट्स बनते हैं वहां पे गलती ये नहीं करना कि पहली रीडिंग में आपने नोट्स बना लिए या साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एक पूरा रास्ता पता होने से आप बता सकते हो कि हर्डल्स कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्या है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोसेस स्लो है तो साहब सही बात है, 1 साल से पहले UPSC का एग्जाम आपका लेगा क्या कोई? सबको देना तो एग्जाम अगले 2027 में ही है। जल्दीबाजी के चक्कर में होगा ये, यू एंड अप मेकिंग नॉनसेंस नोट्स, और थोड़े टाइम के बाद में इस नोट्स से जब क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं तो आप अपने नोट्स को हटा के किसी और के जेरोक्स करवा लेते हो। पूरा वो 5, 6, 7 महीना वेस्ट हो गया। अगर आप स्लोली भी जाओगे तो एटलीस्ट इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स,
your notes would be better, you don't have to keep on changing the notes, and that would help you to give you that confidence, inner self confidence to even attempt the questions. लेकिन थर्ड रीडिंग में सबसे पहला स्टेज मत भूलना, पीवाई क्यों देखो ताकि दिमाग में थोड़े से क्वेश्चंस उठे, दिमाग में थोड़ा सा पैटर्न बने, जब वो पढ़ोगे तो वो आंसर्स दिखने लगेंगे उस कंटेंट पे, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर भी बना लोगे, नोट्स भी बन जाएगा। जब ये दोनों स्टेज हो जाए तो हर एक बच्चे को इनफैक्ट डेली बेसिस पे, अब वो चाहे जीएस हो चाहे सोशियोलॉजी हो, एक बार ट्राई करना देखो। एक मूल मंत्र दे रहा हूं जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे कई कचौरियां होती है ना जो कई खोपचों में बहुत अच्छी सी मिलती है, हल्दीराम में उतनी अच्छी नहीं मिलेगी भैया, चांदनी चौक में वो दुकान फला फला की, अरे क्या कचौरी है। ये उन्हें पता होता है जहां उन्होंने ये चीजें देखी है। ये वैसा सही फंडा है। जनरली अगर करोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस इटसेल्फ कि सर इसने तरीका बदल दिया पढ़ने का। एवरी डे, एंड ऑफ द डे, जब पूरा दिन का पढ़ाई हो गया, अब जब सोने जाना है मान लो, 30 मिनट तक ट्राई टू रिकॉल द एंटायर थिंग विच यू हैव स्टडीड। रफ पेपर लिखो, रफली सोचो, हाँ सुबह उठते मैंने पेपर पढ़ा, उसमें हेडलाइन ये थी, आज एडिटोरियल ये था, उसका एसेंस ये था, रफली ऐसे ऐसे चलते चले जाओ रफ में। ये 30 मिनट में कोशिश करो कि पूरे दिन जो पढ़ा था उसको रिकॉल कर पा रहा हूं क्या मैं। पहले दिन जब करोगे आंसू निकल आएंगे लिटरली, बिकॉज आज तक सिर्फ खाने की आदत डाली है, उसे उल्टी करने की आदत तो डाली ही नहीं आप। यू नेवर फोकस्ड ऑन रिकॉलिंग। आपको लगा अंदर डालते जाऊंगा और वो समय के समय टाइम टू टाइम काम आ जाएगा, और जब वो लिखने बैठे तो अंदर का कुछ बाहर आया ही नहीं भाई। रियलिटी में आपको अपने माइंड को कैपेबल बनाना पड़ेगा कि भाई जो पढ़ा है वो रिकलेक्ट हो रहा है क्या, रिकॉल हो रहा है क्या, और अगर नहीं हो रहा है तो अगले दिन एटलीस्ट जाके अच्छे से पढ़ेंगे ताकि शाम को रिकॉल करना है। ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। यस, इनिशियली 5, 7, 10 days डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। किसी को 50 दिन लग सकते हैं भाई, आपके ऊपर है आपकी कितनी कैपेसिटी है। धीरे धीरे रियलाइज होगा कि यार पूरे दिन पढ़ा और शाम को मैं 5 लाइन नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये जब टेंशन आएगी ना अंदर, तो अगले दिन ना बहुत सतर्क बैठोगे आप कि शाम को फिर अगर रिकॉल नहीं हुआ तो फिर टेंशन में आ जाऊंगा मैं, और आपका फोकस अगले दिन की पढ़ाई के लिए बढ़ जाएगा। सो प्लीज फॉलो दिस टेक्निक and you would realize that your efficiency in the studies have increased, your focus, your concentration have increased, and the content which you are actually studying, you are in a position to use and recall that content whenever the time necessitates or time requires. So this is how you need to make a strategy. So please stop wasting your time in strategizing क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। strategy उससे आगे है। किताबें सेलेक्ट करने के बाद इन 3 चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनाओ। पढ़ने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन एक किताब है जो आपको बताती है कि किसी भी सोर्स को पढ़ा कैसे जाता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। दूसरा, नोट्स बनाने का अपना स्टाइल, अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक मैंने बताई है, यू कैन ऑल्सो हैव योर्स। और तीसरी चीज़, रिकॉलिंग शुड बी बेसिक फंक्शनल प्री रिक्विजिट ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट चाहे जीएस से रिलेटेड हो, न्यूज़पेपर से हो या ऑप्शनल से हो, इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू आर इन अ पोजीशन दैट योर वो प्रेशर नहीं आएगा याद नहीं आ रहा है। हर एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है, याद नहीं आता। याद इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ रखा है, उसे जोर लगा के दिमाग में रिकॉल ही नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, आई रेड अ ब्यूटीफुल कोट, only the books in which you struggle are the books which you actually remember। कोई ऐसे आसान सी किताब जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता ना, उसका कंटेंट याद नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा जोर लगा के पढ़ना पड़े, कोई वर्ड डिफिकल्ट है, वोकैबुलरी डिफिकल्ट है, वो चीज़ें आपको याद रहती है। सो दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू डिस्कस। आई होप दैट दिस हेल्प्ड यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। बाई चांस इफ यू आर लुकिंग फॉर सोशियोलॉजी, मेंटरशिप, कोचिंग और क्लासेस, देन वी आर स्टार्टिंग आवर जुलाई बैच। ठीक है, अभी फिलहाल सेल है 30 तारीख तक, दैट इज टुडे इज द लास्ट डे।
यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जहां पे आपको वैलिडिटी भी बढ़ेगी और 50% शायद ऑफ भी मिल जाएगा यूजिंग द ऑप्टिमम कोड ऑफ डिव लाइफ। ज्वाइन द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस इन आवर सोशोलॉजी। लेकिन फिर भी मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा है नहीं है, आपके साथ कंपैटिबल हो रही है कि नहीं वो चीज़ें, हर किसी का अपना टेस्ट है। उसको जानने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है। मेरी एक सीरीज है सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स। अगर अब भी कोई डाउट रहे 10 मिनट्स में, सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स, पिछले 3 साल के अगर आप टॉपर से टॉपर या सोशोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट निकालो, बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो मेंटर है जो रैंक टॉप 100 के अंदर आए हुए हैं, उन्होंने खुद बताया कि हमने ये सीरीज फॉलो की थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और पूरी चीज़ों को समझने के लिए। इस सीरीज को देखो, सोशोलॉजी का पूरा पेपर 1 मैंने इसके अंदर कवर कर रखा है, एंटायर एवरी सब टॉपिक ऑफ पेपर 1। इससे शायद तुम्हें बेसिक आइडिया मिल जाएगी हम कैसा पढ़ाते हैं और क्या सोशोलॉजी के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो हमें ज़रूरत है कि नहीं। Thank you so much for listening to me with such a high degree of humility. I bow to the godliness in all of you. Thank you. Pranam. Take care. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।